स्कंदगुप्त को, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का एक प्रतापी राजा था, तो उसे कंटिन्यू करें। इसका जो अभिलेख है, तो स्कंदगुप्त का अभिलेख, कौन कौन सा अभिलेख है स्कंदगुप्त का? तो जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट यदि अभिलेख होता है तो वह है जूनागढ़ अभिलेख। उसके जो कहाँ पे है जूनागढ़? तो गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में। उसके बाद इलाहाबाद का गढ़वा अभिलेख, इलाहाबाद का गढ़वा अभिलेख, पटना का बिहार अभिलेख, पटना का बिहार अभिलेख। उसके बाद सुपिया का अभिलेख। सुपिया कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में पड़ता है। मध्य प्रदेश के रीवा का सुपिया अभिलेख। इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख, इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ का? गाजीपुर का। तो गाजीपुर का भीतरी स्तंभ लेख। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का अहोम अभिलेख। तो यह जो स्कंदगुप्त था, तो उसका कौन कौन सा अभिलेख था? जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात के सौराष्ट्र से मिला है। उसके बाद गढ़वा अभिलेख, पटना का बिहार अभिलेख, सुपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा जिले का। उसके बाद इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ का? गाजीपुर का। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का अहोम अभिलेख। जो हुनों ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के ऊपर, तो उसका जो मुख्य नेता था, क्या नाम था? खुसनेवाज। तो हुनों का नेता कौन था? खुसनेवाज। और हुनों के द्वारा हमले का वर्णन भीतरी अभिलेख में किया गया है। तो हुनों का नेता था हुसनेवाज। और जो हुनों ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के ऊपर, तो इसका वर्णन किस अभिलेख में है? तो भीतरी अभिलेख में है। विदेशियों पर विजय का साहित्यिक प्रमाण। स्कंदगुप्त के द्वारा जो विदेशियों पर विजय प्राप्त किया गया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा जो विदेशियों पर विजय प्राप्त किया गया, तो उसका साहित्यिक प्रमाण किसमें है? तो वह चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य ग्रंथ में मिलता है। तो चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य ग्रंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्कंदगुप्त के द्वारा जो विदेशियों पर विजय प्राप्त किया गया, तो उसका उल्लेख, उसका प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य ग्रंथ, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इंदौर ताम्रपत्र लेख में टैलिक श्रेणियों के द्वारा सूर्य मंदिर में दीपक जलाने से लेकर दान देने की चर्चा है। तो हमने बताया था कि कुछ रेशम बुनकर जो थे, अपने व्यवसाय को छोड़ करके सूर्य मंदिर का निर्माण करने लगे थे। तो ये जो बुनकर थे, उनमें भी कुछ टैलिक श्रेणी के लोग थे। तो इंदौर ताम्र लेख में क्या लिखा गया है कि टैलिक श्रेणियों के द्वारा सूर्य मंदिर में दीपक जलाने से लेकर, ये सूर्य मंदिर में दीपक जलाते थे और साथ ही साथ दान भी देते थे। तो यह किसमें चर्चा किया गया है? तो इंदौर के ताम्रपत्र अभिलेख में। चीनी यात्री संयुगन के अनुसार, तो चीनी यात्री संयुगन के अनुसार गंधार पर शासन करने वाला जो प्रथम हुन शासक था, उसका नाम था तिगिन। तो चीनी यात्री संयुगन के अनुसार गंधार पर शासन करने वाला प्रथम जो हुन शासक था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था तिगिन। कुबलाई माला नामक जैन ग्रंथ के अनुसार तोरमान नामक शासक के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख किया गया है। तो कुबलाई नामक जैन ग्रंथ के अनुसार जो स्कंदगुप्त था, वह तोरमान शासक के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे, कुबलाई माला अपने छोटे भाई गोविंद गुप्त, जो कि मालवा का गवर्नर था, उसके विद्रोह का भी इसने दमन किया।
तो गोविंद गुप्त इसका सौतेला भाई था, छोटा सौतेला भाई था, हमने बताया भी था। तो वह मालवा का गवर्नर था। तो उस अपने भाई के विद्रोह का भी इसने दमन किया। किसके विद्रोह का? तो गोविंद गुप्त के विद्रोह का, जो कि मालवा का गवर्नर था और इसका छोटा सौतेला भाई था। गुप्त वंश का आखिरी शक्तिशाली शासक। तो यह वैसे तो यह गुप्त वंश का सबसे आखिरी महान शक्तिशाली शासक था, लेकिन चर्चा किया जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कुमार गुप्त तृतीय को माना जाता है, लेकिन कहीं से भी यह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि स्कंद गुप्त के बाद तो पतन प्रारंभ हो जाता है। तो अंतिम महान शासक, शक्तिशाली शासक यदि कहा जाए तो वह गुप्त वंश का कौन था? स्कंद गुप्त। इसका कोई भी पुत्र नहीं था। तो स्कंद गुप्त का कोई भी पुत्र नहीं था और इसका निधन कब हुआ? तो 467 ईस्वी में। इसका निधन कब हुआ? तो 467 ईस्वी में। स्कंद गुप्त का कोई भी पुत्र नहीं था। सुदर्शन झील के बारे में हम लोग देखें तो यह पूछा जाता है कंफ्यूजन के रूप में कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो स्कंद गुप्त ने। लेकिन वास्तव में इसका निर्माण किसने किया था? तो पुष्यगुप्त ने कराया था, मौर्य वंश के समय ही। तो इसका जो निर्माता था सुदर्शन झील का, वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का एक शासक था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। तो उसी के द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का शासक जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उसी ने कराया था। अशोक के समय तुषास्प और महाक्षत्रप के द्वारा पहली बार इसका पुनः उद्धार किया गया था। तो एक बार यह जो है जिसका नाम है सुदर्शन झील, तो एक बार पहले भी उसमें उसका बांध टूट चुका था, लेकिन अशोक के समय तुषास्प और महाक्षत्रप जो उसके दो सेनापति थे, तो उन्होंने पहली बार इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। तो ये तो था हमारा स्कंद गुप्त। यहां से अब हम लोग शुरुआत करते हैं छोटे छोटे शासक, और ये जो है अब उत्तर गुप्त, जो उत्तरवर्ती गुप्त शासकों का शासन प्रारंभ होता है, जहां से प्रश्न लगभग बहुत ही कम आते हैं। जितने सारे प्रश्न आते हैं अधिकतर तो इन्हीं स्कंद गुप्त तक, क्योंकि महान शासक यहीं तक थे। और अब हम लोग आते हैं, कुछ कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं तो उत्तरवर्ती गुप्त के शासन काल में जो हम लोग देखते चले। तो इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त। तो स्कंद गुप्त के बाद अगला शासक बनता है पुरुगुप्त। यह स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था। स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद 467 से 473 ईस्वी इसका शासन काल माना गया है। हालांकि डेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जो उत्तरवर्ती शासक मिलेंगे उनके डेट के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं, तो उनके कुछ कुछ नाम और कुछ कुछ काम याद रखे जाते हैं। अगर डेट याद रखें तो यही जो उत्तरवर्ती स्कंद गुप्त तक उत्तरवर्ती के शासकों से पहले याद रख सकते हैं, क्योंकि अब यहां से जो डेट है वह एग्जैक्टली नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग 467 से 473 ईस्वी पुरुगुप्त का शासनकाल माना गया है, और यह स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। इसकी मृत्यु 473 ईस्वी में माना गया है। यह बौद्ध मतानुयायी था, अर्थात बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो परमार्थ रचित वसुबंधु जीवन चरित से। तो इसकी जानकारी कैसे पता चलती है? परमार्थ के द्वारा रचना किया गया कौन सी पुस्तक? वसुबंधु चरित की। कैसे क्या पता चलता है इस किताब से कि यह जो पुरुगुप्त था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था और कुमार गुप्त प्रथम का पुत्र था। तो यह जो पुरुगुप्त था स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था और कुमार गुप्त प्रथम का पुत्र था। इसकी माता का नाम था रानी अनंत देवी। इसकी माता का क्या नाम था? रानी अनंत देवी।
इसका बस एक ही अभिलेख है, बिहार स्तंभ लेख। तो बिहार स्तंभ लेख पुरुगुप्त का मात्र एक अभिलेख है। बुढ़ापा अवस्था होने के कारण शासन चलाने में असमर्थ और गुप्त वंश का पतन आरंभ। तो यह बूढ़ा अवस्था में गुप्त वंश का शासक बना था, क्योंकि उसका सौतेला भाई था और उसके पहले इसका छोटा भाई जिसका नाम था स्कंदगुप्त शासक बन चुका था। तो उसके बाद बूढ़ा अवस्था के समय यह शासक बना था, इसी कारण वह शासन को चलाने में असमर्थ था और इसके समय इसी कारण से गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो गया। बुढ़ापा का फायदा उठाते हुए वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के द्वारा अपने राज्य को स्वतंत्र कर दिया गया। तो जिस प्रकार समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, इन सबों ने विदेशियों को कब्जे में कर रखा था, तो इसके बाद जो पुरुगुप्त आया वह बूढ़ा था, तो वह शासन को चलाने में असमर्थ था। तो इसी कारण वाकाटकों ने पुरुगुप्त जो गुप्त वंश के शासन काल में सामंत के रूप में काम करते थे, तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। और किसने स्वतंत्र कराया? तो उस समय के वाकाटक नरेश कौन था? नरेंद्र सेन। तो वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने अपने राज्य को क्या कर लिया? तो स्वतंत्र कर लिया। तो यह तो था पुरुगुप्त। इसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसके बाद अगला शासक बनता है नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसके भी शासन काल को 467 से 473 ईस्वी माना जाता है, तो डेट की कोई आवश्यकता नहीं है। नरसिंह गुप्त बालादित्य जो कि 467 से 473 ईस्वी माना जाता है, यह पुरुगुप्त का पुत्र था एवं गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी था। तो यह पुरुगुप्त का पुत्र था और गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी था। तो इसी कारण इन दोनों डेट को एग्जैक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि जब इसका पिता 6 वर्ष तक शासन किया, तो इसकी मृत्यु के बाद, तो पुरुगुप्त के बाद इसका शासन काल जब आएगा तो सेम टू सेम कैसे होगा, तो डेट की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखेंगे कि पुरुगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसने बालादित्य की उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट है। तो यह फैक्ट पूछा जाता है। यह फैक्ट क्या है? तो पूछा जाता है कि नरसिंह गुप्त जो था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? बालादित्य की। इसी कारण इसका नाम नरसिंह गुप्त बालादित्य हो गया था। इसके सिक्के के एक तरफ उसका चित्र बना हुआ था और नर लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ बालादित्य लिखा हुआ था। तो इसने सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, जिसके एक तरफ नर लिखा हुआ था, नर का मतलब नरसिंह गुप्त, और दूसरे तरफ बालादित्य लिखा हुआ था। अपने बौद्ध आचार्य से शिक्षा पाने के कारण कट्टर बौद्ध अनुयायी, तो इसका जो गुरु था वह बौद्ध आचार्य था, तो बौद्ध आचार्य से इसने शिक्षा पाया। इसी के कारण यह एक पक्का बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। नालंदा में ईंटों के एक भव्य मंदिर का निर्माण, और इस मंदिर में 80 फीट ऊंची एक बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की भी इसने स्थापना की। तो यह नरसिंह गुप्त बालादित्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि नालंदा में ईंटों का एक भव्य मंदिर का निर्माण किसने किया? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य ने। और इस मंदिर में 80 फीट ऊंची एक बुद्ध की तांबे की प्रतिमा की भी इसने स्थापना की। याद रखेंगे, तांबे की प्रतिमा। हुनों का क्रूर एवं अत्याचारी आक्रमणकारी मिहिर कुल पर विजय। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है कि एक हुनों का एक क्रूर और अत्याचारी आक्रमणकारी था जिसका नाम था मिहिर कुल। तो मिहिर कुल को पराजित करने वाला शासक कौन था? जो नरसिंह गुप्त बालादित्य। और मिहिर कुल कौन था? तो वह हुनों का एक नेता था जो कि काफी क्रूर और अत्याचारी था। और साथ ही साथ अब हम लोग मिहिर कुल के बारे में देखें। मिहिर कुल की पराजय मालवा के शासक
यशोधर्मन से भी हुई थी। मिहिर कुल की पराजय मालवा के शासक यशोधर्मन से भी हुई थी। मिहिर कुल की राजधानी सियालकोट था और यह शैव मतानुयायी था, जिसकी जानकारी ग्वालियर के लेख से प्राप्त होती है। तो यह जो मिहिर कुल था वह क्या था, तो शैव अनुयायी था, शिव धर्म का अनुयायी था। और इसे किसने पराजित किया था, तो यशोधर्मन ने भी पराजित किया था, जो कि मालवा का शासक था। और यह इसकी राजधानी कौन सी थी, तो सियालकोट। मिहिर कुल की राजधानी सियालकोट थी। और इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो ग्वालियर अभिलेख से। इसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसने परम भागवत की उपाधि प्राप्त की थी, ऐसा लिखा गया है नालंदा के मुद्रा लेख में। तो नालंदा के मुद्रा लेख से क्या पता चलता है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी, परम भागवत। याद रखेंगे। इसके समय गुप्त वंश का विभाजन 3 भागों में हो गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय जो गुप्त वंश था उसका 3 भागों में विभाजन हो गया था। पहला भाग मगध के अधीन गया, जिसका शासक कौन बना, तो नरसिंह गुप्त। तो पहला भाग तो मगध बन गया और मगध के क्षेत्र का शासक कौन बना, तो नरसिंह गुप्त। दूसरा चला गया मालवा में, जिसका शासक बना भानुगुप्त। तो दूसरा क्षेत्र चल गया मालवा में, जहां का शासक बना भानुगुप्त। और तीसरा चल गया बंगाल में, जहां का शासक बना वैन्यगुप्त। तो इस नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय गुप्त वंश 3 भागों में बट गया। एक क्षेत्र मगध में चल गया, जिसका जो राजा बना वह कौन बना, तो नरसिंह गुप्त बालादित्य। दूसरा चला गया मालवा में, मालवा का जो राजा बना वह बन गया भानुगुप्त। और तीसरा क्षेत्र चला गया बंगाल में, जहां का राजा बना वैन्यगुप्त। याद रखेंगे। लेकिन पूछा जाए कि तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो तीनों में सबसे शक्तिशाली यह नरसिंह गुप्त था। याद रखेंगे कि यह तीनों में सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसके द्वारा एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई थी। तो नरसिंह गुप्त, भानुगुप्त और वैन्यगुप्त में, तीनों में जो मगध का राजा था नरसिंह गुप्त, वह शक्तिशाली था और इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। टिपरा ताम्रपत्र लेख में वैन्यगुप्त का नाम गुणधर बताया गया है। तो याद रखेंगे कि वैन्यगुप्त का एक ही अभिलेख है, जिसका नाम है टिपरा ताम्रपत्र लेख। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, यह एग्जाम में आया हुआ फैक्ट है कि नरसिंह गुप्त जो वैन्यगुप्त था उसका अभिलेख का क्या नाम था, तो टिपरा ताम्रपत्र लेख। तो टिपरा ताम्रपत्र लेख में वैन्यगुप्त को क्या कहा गया है, गुणधर। तो याद रखेंगे गुणधर, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था नरसिंह गुप्त बालादित्य। अब हम लोग आते हैं कुमार गुप्त द्वितीय पर। कौन सा, कुमार गुप्त द्वितीय। तो कुमार गुप्त द्वितीय को बारे में हम लोग देखते हैं। इसका शासनकाल, यह महज 1 वर्ष ही शासनकाल किया था। तो 473 ईस्वी से लेकर 474 ईस्वी इसका शासनकाल माना जाता है कुमार गुप्त द्वितीय का। कुमार गुप्त द्वितीय यह नरसिंह गुप्त का पुत्र था और नरसिंह गुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। अब यहां से इसमें भी काफी सारी कंफ्यूजन होती है। तो ये किसके पुत्र थे, याद रखने की कोई जरूरत अब नहीं है, अब यहां से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब इसके बारे में इतिहासकारों ने किसी किताब में क्या लिखा गया है कि बुद्धगुप्त पुत्र था, किसी किताब में भानुगुप्त लिखा है। तो बस इतना याद रखें कि कुमार गुप्त जो है नरसिंह गुप्त के बाद अगला शासक बना। इसके अस्तित्व का परिचय किससे प्राप्त होता है, तो सारनाथ से प्राप्त गुप्त संवत 154 के एक अभिलेख से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि सारनाथ का अभिलेख किससे संबंधित है, तो कुमार गुप्त द्वितीय से। और इसी सारनाथ के अभिलेख से जो गुप्त संवत 154 के अभिलेख से
क्या पता चलता है, तो कुमारगुप्त द्वितीय के अस्तित्व का पता चलता है, इसके बारे में पता चलता है, तो इंपॉर्टेंट है। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यह वैष्णव मतानुयायी था। कौन? कुमारगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो इसने विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये उपाधियां इसके सिक्कों पर लिखा गया है। तो यह जो उपाधियां बताया गया है किससे पता चलता है, तो कुमारगुप्त द्वितीय के सिक्कों से, कि उस सिक्कों पर इसे विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि दी गई है। वाकाटक राज्य से कई युद्ध करके मालवा पर एक बार फिर से कब्जा, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वाकाटक राज्य से कई युद्ध करके मालवा पर एक बार फिर से इसने कब्जा कर लिया। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा भी गया है कि गुप्त वंश का वैसा कौन सा शासक था जिसने एक बार फिर से, जो वाकाटक स्वतंत्र हो गए तो उन्हें कब्जे में किया और मालवा पर अधिकार किया, तो वह कुमारगुप्त द्वितीय था। इसकी मृत्यु 474 ईस्वी माना जाता है और इसका जो अभिलेख था वह सारनाथ का बुद्ध मूर्ति लेख, तो अभी हमने बता दिया। तो इसका अभिलेख कौन था? सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख, और मृत्यु 474 ईस्वी माना जाता है। अब आते हैं बुद्धगुप्त। तो बुद्धगुप्त के बारे में पूछा जाता है। बुद्धगुप्त जिसका शासन काल 474 से 495 ईस्वी माना जाता है, तो बुद्धगुप्त 474 से 495 ईस्वी, यह नरसिंह गुप्त का भाई था और कुमारगुप्त द्वितीय के बाद यह गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। तो नरसिंह गुप्त का यह बुद्धगुप्त भाई था और कुमारगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। तो इसका जो अभिलेख था वह कौन कौन सा अभिलेख था? एरण अभिलेख, वाराणसी का राजघाट स्तंभ लेख, उसके बाद पहाड़ ताम्रपत्र लेख, नंदपुर ताम्रपत्र लेख, चतुर्थ दामोदर ताम्रपत्र लेख, याद रखेंगे। तो इसके कई अभिलेख थे। एरण स्तंभ लेख, वाराणसी का राजघाट स्तंभ लेख, पहाड़ ताम्रपत्र लेख, उसके बाद नंदपुर ताम्रपत्र लेख, चतुर्थ दामोदर ताम्रपत्र लेख, यह किसके थे? तो बुद्धगुप्त के। उसके बाद यह बौद्ध मतानुयायी था। तो यह जो बुद्धगुप्त था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किससे पता चलता है कि यह बुद्धगुप्त बौद्ध मतानुयायी था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार, चीनी यात्री जब आया था ह्वेनसांग, तो उसी ने बताया था, हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग आया था, तो उसी चीनी यात्री ने बुद्धगुप्त को क्या बताया कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी माता का नाम था चंद्र देवी। तो बुद्धगुप्त के माता का क्या नाम था? चंद्र देवी। इसने नालंदा महाविहार को काफी सारा धन दान दिया। तो जो नालंदा महाविहार की स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने, तो उसी नालंदा महाविहार में इसने बहुत सारा धन दिया, याद रखेंगे। नालंदा से इसकी एक मोहर की प्राप्ति हुई है। तो याद रखेंगे कि इस बुद्धगुप्त का एक मोहर कहां से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से प्राप्त हुआ। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे कि परम भट्टारक और महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि इसे दामोदर ताम्रपत्र में दी गई है। तो इसे परम भट्टारक और महाराजाधिराज श्री विक्रम की उपाधि दी गई है। तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज और श्री विक्रम, ये तीन उपाधियां मिली थी किसे? बुद्धगुप्त को। महाराजाधिराज की उपाधि इसे दामोदर ताम्रपत्र में मिला, जबकि श्री विक्रम की उपाधि इन्हें इसके सोने की मुद्रा पर दिया गया। इसका जो मंत्री था उसका नाम था मातृ विष्णु, जो कहां का मंत्री था? तो पूर्वी मालवा का। तो इसका मंत्री मातृ विष्णु पूर्वी मालवा का प्रशासक था। दूसरा सरस्मी चंद्र, जो कि अंतर्वेदी का, गंगा जमुना का जो क्षेत्र है उसे अंतर्वेदी कहा जाता था। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं।
कि सरस्मी चंद्र यह अंतर्वेदी का था, और ब्रह्मदत्त कहाँ का था, तो पुंड्रवर्धन बंगाल का। तो याद रखेंगे इसके 3 मंत्री थे, मातृ विष्णु जो कि पूर्वी मालवा का प्रशासक था, उसके बाद सरस्मी चंद्र जो कि अंतर्वेदी का प्रशासक था, और ब्रह्मदत्त जो कि पुंड्रवर्धन का प्रशासक था। इसके बाद अगला आता है वैन्यगुप्त। इसके बाद अगला शासक कौन आता है, वैन्यगुप्त, जिसका शासनकाल 495 से लेकर 507 ईस्वी तक माना जाता है। तो वैन्यगुप्त का शासनकाल 495 से 507 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो यह भी एग्जैक्ट नहीं है। बुद्धगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बनता है, तो वैन्यगुप्त बनता है। इसके सिक्कों पर वैन्यगुप्त का चित्र एक हाथ में धनुष तथा दूसरे हाथ में बाण लिए हुए और उस पर वैन्य लिखा हुआ है, जबकि बगल में गरुड़ ध्वज का चित्र बना था, जबकि दूसरी तरफ कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी देवी की मूर्ति बनी हुई थी और द्वादशादित्य की इसे उपाधि दी गई। तो इसके सिक्कों पर वैन्यगुप्त का चित्र बना हुआ था और हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में यह बाण लिए हुए था। एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण, और उसी पर क्या लिखा गया था, वैन्य लिखा गया था। तो सिक्के की एक तरफ इसका चित्र बनाया हुआ था, जिसमें एक हाथ पर यह धनुष और दूसरे हाथ में बाण लिए हुए था, और उसके बगल में लिखा हुआ था वैन्य, और साथ ही साथ उसमें गरुड़ ध्वज का भी चित्र बनाया गया था। जबकि दूसरी तरफ कमल सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी देवी की मूर्ति बनी हुई थी और द्वादशादित्य की इसे उपाधि दी गई थी। याद रखेंगे, तो यह इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि द्वादशादित्य की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, तो वह बुद्धगुप्त को प्राप्त हुई थी, वैन्यगुप्त को प्राप्त हुई थी। याद रखेंगे, और इसके सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की मूर्ति बनाई गई है। याद रखेंगे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कौन सी चित्र, गरुड़ ध्वज का भी इसके सिक्कों पर चित्र बनाया गया था। तो वैन्यगुप्त के बारे में ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। इनके मंत्रियों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरस्मी चंद्र, मातृ विष्णु और ब्रह्मदत्त किस गुप्त शासक के प्रशासक थे या फिर मंत्री थे, तो बुद्धगुप्त। याद रखेंगे। इसके बाद भानुगुप्त, यहां से भी प्रश्न आते हैं। एरन अभिलेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। इसका जो अभिलेख है, एक ही अभिलेख है जिसका नाम है एरन अभिलेख। भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो भानुगुप्त के समय सती प्रथा का उल्लेख हुआ है। कब? 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से, और यह इसका प्राचीनतम साक्ष्य है। सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यदि पूछा जाता है तो किससे पता चलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो 510 ईस्वी में लिखा गया था। भानुगुप्त की जानकारी जैन ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प क्रिया तंत्र ग्रंथ में। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि भानुगुप्त के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो जैन ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प क्रिया तंत्र नामक ग्रंथ से, जो कि एक जैन ग्रंथ है। एरन अभिलेख में भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने बताया कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है सती का एरन अभिलेख। तो इसमें किसका सती के बारे में बताया गया है, तो इसका एक सेनापति था भोजराज। तो भोजराज की जब मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी उसके वियोग में सती हो गई। तो इसी का उल्लेख किया गया है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। याद रखेंगे कौन सा सेनापति था, तो भोजराज। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके गुरु का नाम था वसुबंधु, जिन्होंने वसुबंधु चरित की रचना की। तो इसके गुरु कौन थे, वसुबंधु। भानुगुप्त के बारे में हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादातर प्रश्न आते हैं। तो इसके गुरु कौन थे, तो वसुबंधु।
एरन अभिलेख के अनुसार संसार का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध मतानुयायी। तो एरन अभिलेख में क्या कहा गया है कि यह जो भानुगुप्त था वह संसार का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध मतानुयायी था। यह एरन अभिलेख में लिखा गया है। एरन जो है वह मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो एरन कहां पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे। अब हम लोग देखते हैं कुमारगुप्त तृतीय। तो ये सभी परवर्ती शासक हैं, उत्तरवर्ती शासक हैं, कुछ कुछ फैक्ट हैं। कुमारगुप्त तृतीय यह नरसिंह गुप्त का पुत्र था। तो यहाँ पे देखिए नरसिंह गुप्त के बाद कई शासक आए और यहाँ पे हमने लिखा नरसिंह गुप्त का पुत्र। तो कौन पहले आया इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो नाम और काम याद रहेंगे, बस उतना ही काफी है। तो डेट याद रखना है तो बस स्कंदगुप्त तक, श्री गुप्त से स्कंदगुप्त तक वही डेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद डेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नरसिंह गुप्त का यह पुत्र था। अपने पिता नरसिंह गुप्त के समान ही यह सोने के सिक्के की शुरुआत किया। तो कुमारगुप्त तृतीय ने अपने पिता नरसिंह गुप्त के समान ही सोने के सिक्कों को जारी किया। इसे क्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो कुमारगुप्त तृतीय को क्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी और यह उपाधि इसे कहां पे दिया गया? तो इसके सिक्कों के पीछे लिखा गया था। तो यह जो उपाधि इसके सिक्कों के पीछे लिखा गया था। इसका पुत्र कौन था? तो विष्णुगुप्त। इसका पुत्र कौन था? तो विष्णुगुप्त। इसकी जानकारी भित्री और नालंदा से प्राप्त मुहरों से होती है। तो याद रखें कि यह पूछा गया फैक्ट है कि कुमारगुप्त तृतीय का जो पुत्र था वह कौन था? तो विष्णुगुप्त। इसकी जानकारी किससे पता चलती है? तो भीतरी और नालंदा से प्राप्त, भीतरी अभिलेख अर्थात भीतरी और नालंदा से प्राप्त मुहरों से। यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है जो कि 24वां शासक था। तो वैसे तो सबसे शक्तिशाली शासक गुप्त वंश का अंतिम कौन था? स्कंदगुप्त। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे गुप्त वंश का अंतिम शासक माना है और यह 24वां शासक था, याद रखेंगे। इसके बाद दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। कुमारगुप्त तृतीय का यह पुत्र था। कुमारगुप्त तृतीय का यह पुत्र था कौन? दामोदर गुप्त। और इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, याद रखेंगे। और महाराजा धीराज की उपाधि इसे दामोदर ताम्रपत्र में दिया गया। किसमें? दामोदर ताम्रपत्र में। यह इस मौखरी शासक ईशान वर्मा के पुत्र सर्व वर्मा के द्वारा इसकी पराजय हुई 482 ईस्वी में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि ईशान मौखरी शासक किससे संबंधित थे? तो दामोदर गुप्त से। तो मौखरी शासक ईशान वर्मा का पुत्र सर्व वर्मा ने इसे 482 ईस्वी में पराजित किया था। इसके बाद महासेन गुप्त। कौन? महासेन गुप्त। दामोदर गुप्त का यह पुत्र था। कौन? दामोदर गुप्त का यह पुत्र था और मौखरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार। और इसने मौखरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता को स्वीकार किया था। असम नरेश सुस्थित बर्मन पर विजय। तो इसने असम नरेश सुस्थित बर्मन को पराजित किया था। किसने? महासेन गुप्त ने। बहुत ही पराक्रमी शासक। इसकी जानकारी अफसर लेख से। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे कि अफसर लेख किससे संबंधित है? तो महासेन गुप्त से। और मौखरी शासक अवंती बर्मन को इसने अपने अधीन किया था, याद रखेंगे। किसने? महासेन गुप्त ने। और असम नरेश सुस्थित बर्मन पर इसने विजय प्राप्त किया था। और बहुत ही पराक्रमी शासक इसे माना जाता है। किसके द्वारा? तो इसकी जानकारी अफसर लेख में है, अफसर लेख। इसके बाद देवगुप्त। देवगुप्त के बारे में पूछा जाता है कि इसने ग्रह वर्मा की हत्या की, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्नौज का यह मौखरी वंश था
जो हमने मिडिएवल हिस्ट्री में इसे बताया भी है। तो यह महासेन का पुत्र था और मालवा का शासक था। जो देवगुप्त था वह महासेन का पुत्र था और मालवा का शासक था। इसके दो सौतेले भाई थे, एक कुमार गुप्त चतुर्थ और माधव गुप्त। तो देवगुप्त के दो सौतेले भाई थे, एक का नाम था कुमार गुप्त चतुर्थ, दूसरे का नाम था माधव गुप्त। इसने गौड़ शासक शशांक के सहयोग से कन्नौज के मौखरी राज्य पर हमला किया एवं ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। याद रखेंगे कि वही शशांक जिसने जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया था। तो यह जो महासेन गुप्त था, महासेन गुप्त गौड़ शासक शशांक के सहयोग से कन्नौज के मौखरी राज्य पर हमला किया और उसके बाद ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। वर्धन वंश के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो वर्धन वंश जिसका महान शासक था हर्षवर्धन, तो उसी वर्धन का एक राजा था प्रभाकर वर्धन। हम लोग इसको देखेंगे वर्धन वंश में। तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन ने इसकी हत्या कर दी। तो ये तो था देवगुप्त। इसके बाद हर्षगुप्त और देखेंगे हम लोग माधव गुप्त को और अंतिम शासक को देखेंगे विष्णुगुप्त को और यह गुप्त वंश समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग चलेंगे गुप्त वंश के शासन प्रशासन समाज, उसके बाद धर्म, जो भी सारी चीजें हैं उसके बारे में चलेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और हम लोग अंतिम कुछ शासक जो बच गए हैं उसको हम लोग देखें और गुप्त वंश को समाप्त करें। चलिए हम लोग गुप्त वंश को कंटिन्यू करें। तो अगला शासक है जिसका नाम है कृष्णगुप्त। वैसे तो कृष्णगुप्त को ही अफसर अभिलेख के अनुसार उत्तरवर्ती गुप्त वंश का प्रथम शासक माना गया है। तो अफसर अभिलेख के अनुसार उत्तरवर्ती गुप्त वंश का यह प्रथम शासक था, लेकिन अभिलेख कुछ और कहता है, विद्वान कुछ और कहते हैं। तो अभिलेखों के अनुसार इसका मूल स्थान था मगध। अभिलेखों के अनुसार इसका मूल स्थान मगध था, जबकि विद्वानों के अनुसार इसका जो मूल स्थान था वह मालवा था। इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। इसकी विशेष जानकारी किससे पता चलती है? तो हड़हा अभिलेख से। किसके द्वारा लिखा गया? ईशान वर्मा। तो ईशान वर्मा के हड़हा अभिलेख से इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। कुमार गुप्त तृतीय के 3 पुत्र थे। एक जीवित गुप्त जिसके बारे में इतिहासकारों को केवल नाम पता है, उसके बाद हर्षगुप्त और कृष्णगुप्त। तो कृष्णगुप्त के बाद अगला शासक बना हर्षगुप्त। तो कृष्णगुप्त के बारे में इतना ही याद रखेंगे कि यह इसे उत्तरवर्ती गुप्त काल का प्रथम शासक माना जाता है। और किस अभिलेख के अनुसार? तो अफसर अभिलेख के अनुसार। अभिलेखों में इसे इसका मूल स्थान मगध बताया गया, जबकि विद्वानों ने इसका मूल स्थान मालवा बताया। इसकी विशेष जानकारी, तो यही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि हर्षगुप्त कृष्णगुप्त के बारे में विशेष जानकारी ईशान वर्मा के हड़हा अभिलेख से प्राप्त होती है। और कुमार गुप्त तृतीय का यह पुत्र था, क्योंकि उसका 3 पुत्र था, जीवित गुप्त, हर्षगुप्त और कृष्णगुप्त। इसके बाद आता है हर्षगुप्त। डेट को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अफसर अभिलेख के अनुसार अनेक युद्धों में विजय। तो अफसर अभिलेख के अनुसार क्या बताया गया है कि यह हर्षगुप्त कई युद्धों में विजय प्राप्त किया था। हुन आक्रमणकारी तोरमान और उसके पुत्र मिहिर कुल का लगातार हमला। तो यह कितना कायर शासक था, या यूं कहे कि कितना कम महान शासक था कि इसके समय तोरमान शासक जो हुन का तोरमान था और उसका पुत्र मिहिरकुल लगातार आक्रमण कर रहा था। लेकिन वही समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी हुनों को क्या कि स्कंदगुप्त खास करके हुनों को क्या किया? 50 वर्ष दूर रखा। लेकिन जैसे ही उन शासकों का अंत हुआ तो ये हुन जो थे
आक्रमणकारी हो गए और मिहिरकुल और तोरमान का ही पुत्र था जो कि हुन आक्रमणकारी था, लगातार आक्रमण करने लगे। अर्थात यह एक निरंकुश शासक था, एक महान शासक नहीं था। इसने अपनी बहन का विवाह मौखरी नरेश आदित्य वर्मा से किया था। तो इसके बारे में यही चीज इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हर्षगुप्त की बहन का विवाह किससे हुआ था, तो मौखरी नरेश आदित्य वर्मा से। अब ये सभी जो है गुप्त वंश के शासक अब ये सामंत हो जाएंगे, अब ये स्वतंत्र अब नहीं रह चुके। इसके बाद है माधव गुप्त। हर्षवर्धन के समय मगध के सामंत के रूप में यह शासन किया। तो माधव गुप्त वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के समय सामंत के रूप में शासन कर रहा था। यह हर्षवर्धन का घनिष्ठ मित्र एवं विश्वास पात्र था। तो इसके बारे में बस यही पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का समकालीन कौन था, तो माधव गुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था। तो यह हर्षवर्धन का घनिष्ठ मित्र था और विश्वास पात्र था। हर्षवर्धन जब शशांक को दंडित करने गया तो माधव गुप्त भी साथ में गया था। तो हर्षवर्धन जब शशांक को दंडित करने गया था तो माधव गुप्त भी साथ में गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता फैल गई, तो माधव गुप्त ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उत्तर भारत में अराजकता फैल गई, तो माधव गुप्त ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और अंतिम शासक आता है विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का यह अंतिम शासक था और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जानकारी पंचम दामोदर पुत्र ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था और इसकी जानकारी पंचम दामोदर पुत्र ताम्रपत्र अभिलेख से होती है। कई लोग माधव गुप्त को ही अंतिम शासक मानते हैं। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फैक्ट हमने बताया केवल नाम याद रखेंगे, केवल चीजें याद रखेंगे वही काफी है। ये चूंकि उत्तर गुप्तवर्ती शासक थे। तो इस प्रकार यह गुप्त वंश का शासन होता है समाप्त। हम लोग अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे गुप्त वंश के जितने सारे न्याय प्रशासन थे, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि उनका भूमि स्वामित्व जो राजस्व प्रथा था वह कैसा चलता था। तो स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग इस गुप्त वंश के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सभी चीजों को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।